तो अब देखने जा रहे हैं नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल। हम डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना सीख चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये दोनों, खासकर है ना। उसके बाद टॉर्क ऑन अ डाइपोल भी बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल। अब क्या कर रहे हैं, अब इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से करेंगे फिर आओ देखते हैं। सबसे पहले अपन एक डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू है ना। डाइपोल के दो चार्ज होते हैं और डाइपोल एक्सिस मैंने एक ड्रॉ कर ली, और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ को होती है, माइनस से प्लस की तरफ। ये मेरा पी वेक्टर एक डाइपोल है। ठीक हो गया सर। अब मुझे कहाँ निकालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन में। इक्वेटोरियल पोजीशन कैसे आएगी सर, इसका कुछ सेंटर पॉइंट होगा क्या, ओ हाँ सर, इसका एक सेंटर पॉइंट हमने ओ ले लिया है। आप में से कोई मेरे को बता सकता है डाइपोल की टोटल लेंथ हम कितनी लेते हैं, 2L लेते हैं सर। ठीक है भैया, समझ गए। अब भैया ये बताओ कि अगर ये 2L है तो इसके सेंटर पोजीशन से इसकी जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन हमको निकालनी है, तो उसके लिए पहले सेंटर पोजीशन में O हमने ड्रॉ करा, हमने पहले सेंटर पोजीशन ड्रॉ करी। तो सेंटर तक की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक भी L, तो L और L मिल गई, तो तभी तो टोटल लेंथ 2L बनी होगी ना भैया। हाँ सर, समझ गए। तो अब ये O से आपको ऊपर को एक्सटेंड करना है भैया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जाके एक आपका इक्वेटोरियल पोजीशन निकल आएगी P। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं मैच कर देता हूँ इनको इस तरीके से, इसके एंड्स को। तो मेरा एक ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। इन पॉइंट्स को भी कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये पी पॉइंट तो है ही। तो ये पी पे जो अपना चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस क्यू नॉट चार्ज होगा सर, एक टेस्ट चार्ज। तो आप देखो प्लस क्यू प्लस को रिपेल करेगा और इधर को एक फोर्स लगाएगा, है ना। तो प्लस ने जो इस पर फोर्स लगाई उसको मैं बोल देता हूँ E1। ऊपर का मैं टॉपिक मिटा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन किसी को ना रहे। तो इसने जो इस पे फोर्स लगाई उसको मैं क्या बोल दे रहा हूं भैया, E1 वेक्टर बोल दे रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आई, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। प्लस क्यू ने जब रिपेल किया तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लगी। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा नहीं भैया। हाँ सर करेगा। तो यहाँ पर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना भैया। हाँ सर। अब देख क्या डिफरेंस है, E1 ऊपर को E2 नीचे को। तो एक वेक्टर ऊपर को एक वेक्टर नीचे को। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ आप, टेल से टेल जुड़ी है वेक्टर की, है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लगाओगे तो आपको नेट रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, जिसको हम कहेंगे ई इक्वेटोरियल वेक्टर, जो कि हमको निकालना है। अब आपको एक बात यहां पर पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, चार्जेस को भूल जाओ। वेक्टर में चार्जेस को नहीं पूछते, स्केलर चीज होती है तो तब अरिथमेटिक सम होता है, तब चार्जेस को साइन को पूछते हैं। जब स्केलर चीजें आती हैं ना, तब अरिथमेटिक तरीके से मैथ्स की तरह जोड़ घटाना करते हैं, तो तब हम साइन को पूछते हैं। यहाँ वेक्टर लग रहा है, वेक्टर में हम साइन को नहीं देखते हैं। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस मैग्नीट्यूड से मतलब है। ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, दोनों सेम चार्ज हैं। तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों सेम डिस्टेंस पे भी है सेंटर पॉइंट से, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, उनका रिजल्टेंट इन दोनों के बीचों बीच आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल थीटा बन रहा है ना भैया, तो ये एंगल भी कितना बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी थीटा बन रहा होगा। सीधी सी बात है ना सर। हाँ, तो अगर आप इतना समझ गए ना, तो आपका ये डेरिवेशन 2 मिनट में हो जाने वाला है। कैसे होने वाला है सर, आओ देखते हैं। अब आप मुझे बताओगे, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूं आगे। ठीक है, ये क्या है, ई इक्वेटोरियल वेक्टर है। आप मुझे बताओगे E1 का थीटा एंगल इसके साथ बन रहा है, तो यहां पर E1 का कौन सा कंपोनेंट आएगा सर, E1 cos थीटा वाला कंपोनेंट आएगा सर। E2 का भी थीटा इसके साथ बन रहा है, तो यहां पर और कौन सा कंपोनेंट आएगा, E2 cos थीटा का कंपोनेंट आएगा सर। तो E1 cos थीटा भी आया और E2 cos थीटा भी आया। तो मुझे क्या पता चला सर, ये जो ई इक्वेटोरियल वेक्टर है ये किसके बराबर है सर, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर है सर। इसको इक्वेशन एक्स बोल देते हैं। अच्छी इक्वेशन बनी है अपनी यहां पर से। अब आप मुझे बताओगे क्या, E1 और E2 को निकालना सर। तो सर आप पहले E1 को निकाल लो। ठीक है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। उसको हमने क्या नाम दिया है सर, E1 वेक्टर दिया है सर। तो E1 वेक्टर होगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
आर क्या होगा सर भैया, आप देखो ये लेंथ आपकी एल है, ये लेंथ आपकी एल है, इस लेंथ को कुछ नाम दे देता हूं, लेट से इसका नाम रख देते हैं आर, लेट से इसका नाम रख देते हैं आर। तो देखो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ना। तो क्या हो गया, देखो E1 की वैल्यू आई 1/4πε0, चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस कितनी रही इन दोनों के बीच की, अभी अभी निकाली हमने पाइथागोरस से, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। तो आर का हमने स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर को खोल सकता हूं क्या भैया, हाँ सर खोल सकते हो। तो देखो E1 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका अगर मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं तो इसका अंडर रूट को हट जाएगा, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 है ना, तो स्क्वायर जो है अंडर रूट को खा जाता है, कुल मिला के इतना समझना है। तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहां पर आ गया। ये मेरी किसकी वैल्यू आई भाई, ये मेरी वैल्यू आई E1 की वैल्यू, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। सिमिलरली देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, उसको E1 की जगह क्या बोलूंगा, E2 1/4πε0 Q अपॉन, वो भी सेम आने वाला है क्या, वो भी सेम आने वाला है क्या, हाँ सर वो भी सेम आने वाला है। तो E2 की वैल्यू भी मेरी इतनी आ गई, देख रहे हो, देख रहे हो। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब ध्यान से देखो ये वैल्यू भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू सेम है, तो दोनों को x मान के चलता हूं, दोनों को x मान के चलता हूं। तो मेरी एक इक्वेशन मैं आपको यहां से बता रहा हूं, इसको 1 2 मत मानो, चलो एक बढ़िया इक्वेशन बताता हूं यहां से। आपको क्या पता चला, E1 की वैल्यू जितनी है उतनी E2 की भी वैल्यू है। तो मैंने कहा मैं E1 की वैल्यू को x मान लेता हूं तो E2 की वैल्यू भी x हो जाएगी। तो मुझे पता चला E1 की वैल्यू जो है वो E2 के बराबर है, जो कि हमने x मान लिया है। और x की वैल्यू क्या है सर, x की वैल्यू है अपनी 1/4πε0 Q अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चेक कर लो, चेक कर लो, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो चेक कर लो, सीधी सी बात करिए। E1 E2 दोनों बराबर है, इतनी वैल्यू है दोनों की, इसको हमने x मान लिया है, कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं फिर। अब देखो भैया, अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट चीज है सर, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ई इक्विवेलेंट ई इक्विटोरियल इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सर ई इक्विटोरियल वेक्टर इक्वल टू cos थीटा को भैया मैं ले लूंगा कॉमन, E1 प्लस E2। अब आप सभी को पता है E1 को भी मैंने x माना है, E2 को भी मैंने x माना है, तो ई इक्विटोरियल वेक्टर इक्वल टू cos थीटा प्लस x बन जाएगा भाई। तो ये क्या बनेगा, ई इक्विटोरियल वेक्टर इक्वल टू 2x cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आई यहां से अगेन, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2x cos थीटा। अब अपना काम बन गया, अब सीधे वैल्यू रखते हैं, आंसर निकालते हैं। देखो ई इक्वेटोरियल वेक्टर या फिर ई इक्वेटोरियल जो भी कहना है कहो यार, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है भाई, ये है सर, रख दो यहां पर। मैंने x क्यों लिया ना, उसका ये भी था, हम इतना बड़ा रख के सॉल्व करेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम x की वैल्यू बाद में रखेंगे। तो यहाँ 1/4πε0 Q अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है भैया, हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने कहा cos थीटा तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यहां देख लो, इसका काम खत्म हो गया ना। इसके साथ क्या था सर, cos थीटा था ना। अब देखो cos थीटा कैसे निकालेंगे, देखो भैया cos थीटा निकालना है तो आप आ जाओ ट्राइंगल POA में, ये O है, हाँ ट्राइंगल POA में आप आओ। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है, जिसको नहीं पता, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा फंडा है। तो यहां पर इन ट्राइंगल POA में बेस बताओ क्या है, L। हाइपोटेनियस क्या है भैया, हाइपोटेनियस है सर ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, निकालोगे सेम ही आनी है, तो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मेरी cos थीटा की वैल्यू है। तो रख दूं cos थीटा की जगह क्या रखूंगा सर, L अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपको यहां पर चीजों को समझना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा, देखो ई इक्वेटोरियल वेक्टर इक्वल टू, ये 2QL को एक साथ ले लेता हूं तो 2QL, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं Q इंटू 2L, ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, Q इंटू 2L लिख दिया,
2QL आता, मैंने Q इंटू 2L लिख दिया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है ना। इधर इसको लिख देते हैं 1/4πε0 को अलग से, Q इंटू 2L लिख दिया। आगे देखो और क्या बच गया फिर मेरे पास, अब यही बचा सर 1/L² प्लस R² इंटू 1/√में L² प्लस R²। ठीक है, अब यहां पर समझना भाई क्या हुआ है। देखो यहां पर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा है 1/x इंटू 1/√(x). तो इसको आप ऐसे समझो कि x√x जब आता है ना तब होता क्या है, ये अगर आप L² प्लस R² को x मान लो तो ये भी √x बन जाएगा, तो ये x√x कुछ इसी फॉर्म का आ रहा है यहाँ पर, जैसे x√x है वैसे ये भी तो है। अगर आप इसको x ले लो तो यहाँ अंडर√x, तो ये भी x√x आ जाएगा। x√x होता क्या है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। x√x का मतलब होता है x की पावर 1, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 3/2। तो x√x क्या होता है, x की पावर 3/2। सेम लॉजिक यहां लगाएंगे, सेम लॉजिक यहां लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 1/, देखो ऊपर कर लेते हैं इसको, डायग्राम की अब हमें जरूरत नहीं उतनी। सेम लॉजिक अगर हम यहां लगाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया E इक्वेटोरियल वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0। ये Q इंटू 2L को ही तो आप डाइपोल मोमेंट कहते हो, तो डाइपोल मोमेंट अपॉन में L² प्लस R² की पावर 3/2। ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है कुछ इस तरीके से। देखो इसमें कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाते हैं आपको। केस यहां पर अगेन सेम केस बनता है, देखो जैसे एक्सियल पोजीशन में बना था ना, एक और केस यहां पर बनता है। केस क्या है, इफ L इज वेरी 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 लेस देन R, तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, हम ऐसा करते हैं, हम बोलते हैं E इक्वेटोरियल वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 P/, L तो बहुत छोटा है तो L को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये बनता है R² की पावर 3/2। R² की पावर 3/2 मतलब R² इंटू 3/2, ऐसा ही तो होगा। R² की पावर 3/2 मतलब R² इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया तो R³ बचा। हाँ यही यहां पर यूज करने वाले हैं। देखो E इक्वेटोरियल वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 P वेक्टर अपॉन, चलो P लिखते हैं अभी, इसको भी E इक्वेटोरियल लिखते हैं, P/R³। ये अपना फाइनल फॉर्मूला बन के आ गया। केस का ध्यान रखना जब L छोटा है, अदरवाइज मत लगाना, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। प्राइमरी फॉर्मूला तो यही है, प्राइमरी फॉर्मूला तो यही है। अब देखो यहां पर इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। सर ये वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देख बहुत आसान सी चीज है यार। E इक्वेटोरियल के आगे वेक्टर लगा दे, 1/4πε0 ऐसे ही लिख दे, P वेक्टर लगा दे, R³ लगा दे और बाहर से P कैप लगा दे, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाती है। वेक्टर फॉर्म मतलब हमने डायरेक्शन बता दी ना P की, तो उसको हमने P वेक्टर, P यूनिट वेक्टर से दिखा दिया है। ठीक है ना, चलिए फिर आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, है ना। हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताना एक बार, ठीक है।